जो पैनलिस्ट हैं, जो सेशन चेयरपर्सन्स हैं, वो हैं डॉक्टर विधि नागर और डॉक्टर विजया शर्मा। डॉक्टर विजय शर्मा से हमारी पहली मुलाकात शिमला में हुई थी, जब हम रिफ्रेशर कोर्स करने गए थे। और उसके बाद फ़ोन पर तो काफ़ी बात हुई, लेकिन आज ना जाने कितने बरस बाद डॉक्टर 19 साल बाद 19 साल बाद हमारा फिर मिलना हुआ इनसे। और इनको यहाँ बुलाया इसी के लिए कि एक बार मिलना जुलना भी हो जाए और खूब सारी बातें भी होंगी। डॉक्टर जो विजय शर्मा हैं, आपको बता दूं मैं भोपाल से आई हैं और वे वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, पूरा नाम क्या डॉक्टर साहब? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, शासकीय महारानी, यस यस, भोपाल। और आपने कई जगह अपने नृत्य के प्रदर्शन दिए हैं और अभी एक बहुत ही नॉमिनेट हुई हैं एक पुरस्कार के लिए, और वे है देश में एक भारत भूषण सम्मान के लिए। जैसे भारत भूषण सम्मान है, वो भोपाल में हुआ है, शायद भोपाल से हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड, ओके। और उसमें देखते हैं इनको, हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि ये सम्मान उन्हीं को मिले। और इसके अतिरिक्त आप ए ग्रेड दूरदर्शन से कलाकार हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो दूसरी पैनलिस्ट हैं वो भी ए ग्रेड कलाकार हैं यहाँ के दूरदर्शन से। और इसके अतिरिक्त आपने बहुत जगह अपने कॉन्सर्ट्स दिए हैं, जैसे भारत महोत्सव सोवियत संघ उस समय का कहलाया जाता था, 1988 में गई थी। और उसके बाद फिर चीन भी गई 1998 में, और खजुराहो नृत्य समारोह, कालिदास समारोह, लखनऊ महोत्सव, और ना जाने अनेक जगह हैं जिस पर आप नहीं गई हैं। और इसके अतिरिक्त आप अन्य विश्वविद्यालयों में भी और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी जाती रहती हैं, वहाँ लेक्चर देती हैं। और आपका ऐसा ही कहने का मतलब ये है कि ये एक जो सिलसिला चला हुआ है वो अभी चल ही रहा है और बहुत खूबसूरती से चल रहा है। आने वाले समय में आपको और अन्य अपने सेमिनार में, वर्कशॉप में और कार्यक्रम को बुलाते रहेंगे। मैं आपको विशेष, आप मंच पर आए, आपका स्वागत है। हाँ, रायगढ़ घराने की प्रतिनिधित्व करती है, ये भी बिल्कुल। जो अभी एक नृत्य का एक और घराना माना गया है, मान लिया गया है। पहले तो इतना उसका नहीं था एक नाम उसका, लेकिन अभी रायगढ़ घराने को भी एक चौथा घराने के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। और इसके लिए मैं श्री ब्रजेश मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा कि वह हमारे पैनलिस्ट को जो हमारा स्मृति चिन्ह है वो देकर सम्मानित करें। ऊपर ऊपर हमारी अन्य पैनलिस्ट हैं डॉक्टर विधि नागर, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नृत्य विभाग में कार्यरत हैं और आप वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और ये भी इन्होंने भी कथक में खूब नाम किया है, खूब उसका प्रचार प्रसार किया है और कर रही हैं। और ये भी दूरदर्शन के एक ग्रेट नृत्य कलाकार हैं। इनका एक और बहुत बड़ी बात है, वो कथक पुतली करके, मुझे मालूम नहीं वो वाकई में क्या है, लेकिन उसका वो स्वयं बताएंगी, बल्कि मैं चाहूँगा वो बताएं सबके लिए। कथक पुतली करके इन्होंने कुछ प्रचार करी है, कथक को लेकर वो पुतलियाँ बनती हैं और वो कुछ करती हैं, वो बताएंगे अभी। और उसके लिए इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी ने उसको पेटेंट भी कराया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कथक पुतली को नृत्य के क्षेत्र में या संगीत के किसी भी क्षेत्र में किसी चीज़ का पेटेंट हुआ है। और ये पेटेंट कैसे हुआ उसके बारे में बताएं, हमें पता लगे कि वो वाकई में क्या है। और बहुत बेहतरीन नृत्यांगना है
कथक की, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे विद्वजन, हमारे पैनलिस्ट हमारे बीच हैं। आप कृपया करके मंच पर पधारें, आपका स्वागत है। और मैं इसके लिए भोपाल से अपना उज्जैन से पधारे डॉक्टर प्रकाश कड़ोतिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आज हमारे बीच जो इसके लिए जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने आ रहे हैं, वो यहाँ पर इसमें 4 पेपर हैं और एक एक करके डॉक्टर साहब बुलाएंगे उन सबको। और उसमें सबसे पहले डॉक्टर वरदा पंडित हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा। लेकिन उससे पहले आप आ जाएं स्टेज पर यहाँ पर। लेकिन उससे पहले वो जो बताना चाह रही थी कथक पुतली के बारे में, वो कृपया करें। कंक्लूड में जब करेंगे तब बोलेंगे। ओके फाइन। डॉक्टर वरदा पंडित। Namaskar to all. My name is Dr. Varada Pandit and I'll be presenting my paper. The topic is Trends and Transitions in Kathak since 19th century onwards. This paper is also based on my doctoral thesis, The Emerging Trends in Kathak. I'll be reading only the gist of this paper. Regarding the transitions in Kathak, in short we can say Kathak began in the temples, then it traveled to the courts, royal courts, and then today it is on the proscenium stage. During the 19th century, Kathak was a popular court entertainment under the patronage of Nawabs, and the courtesan tradition had taken strength under the in the court of Lucknow. So the courtesans, due to the changes in classical music, there were the Thumri and Tarana became the main repertoire of Kathak. The courtesans used to depict Thumri, they used to sing by themselves and depict Thumri through hand gestures and facial expressions in sitting position. They used to learn Thumri from the male court dancers who belonged to the Kathak community. The next transition in Kathak came under the British rule due to the anti-Nach movement, which defamed Kathak as the art of courtesans. The courtesan art was banned under the policy of moral purity. And this was a very big hammer on Kathak. Later in the Renaissance period, Kathak was recognized as a classical art of India and also came under institutional training. During this period, Madam Menaka played an important role in reinstating the dignity of Kathak. I will read out the latter half of this paper. The Madam Menaka discarded many techniques of presentation in Kathak which were used by the courtesans. For example, she discarded the use of abhinaya in sitting position. Thumri was not a part of her repertoire. She discarded the use of sarangi. As the solo female dancing was looked upon as a courtesan art and was not looked upon very in a high grade, so she tried to choreograph the mythological content which was familiar with the common audience. During the post-independent period, Kathak came into public sphere and was performed and presented on the proscenium stage in an auditorium. This period also introduced institutional training in Kathak. Institutional training brought in students belonging to the non-professional Kathak families, especially the female students in the sphere of Kathak. It also brought about many changes in the pedagogy of Kathak owing to the limited teaching hours and exam patterns. The exam patterns also introduced syllabus on which the training was based. The transition of Kathak from ancient to medieval and then to modern era had diverse influences on its technique and content. The form that shaped in the later years was the result of refinement of technique and presentation in the hands of stalwarts like Pandit Birju Maharaj,
Guru Kumudini Lakhia, and many more. With aesthetic sense and creative genius, Pandit Birju Maharaj brought remarkable change in the stylization of the movements and made them manifold. Guru Kumudini Lakhia set the trend of choreography in its true sense. In Kathak, her works like Duvidha, Ataki, Setu, and many more have created milestones. It was Guru Kumudini Lakhia who created the minimalist approach in costume and jewellery in Kathak. Guru Ramesh Bhate explored ancient Shastras and Sanskrit literature and re-established the Shastric tradition in Kathak. Thus, various dimensions of Kathak were explored and enhanced by these gurus. In this process, the open-ended solo format of structure was structured with gradual progression of compositions from Vilambit to Drutalaya. The new generation of dancers imparted training to their disciples, and the Guru Shishya Parampara, which was prevalent in the Kathak Gharanas, also continued to flourish in the hands of dancers which were outside the Gharanas. The field of Kathak by then was dominated by female dancers. Coming to the latter half of the 20th century, Kathak was no more perceived only as an entertainment, but also was a medium of expression. And this expanded the scope of presentations. The innovations and trends in the solo format are many, pertaining to the individual expression, and hence are beyond the limit of this research paper. There are many dancers who have presented innovative choreographies, but due to the limitation of space and time, few of these works are mentioned in this paper. The social issues like women empowerment, environmental conditions were effectively portrayed by Guru Shobana Narayan in her ballets Mamata and Dishantar respectively. The political plot of Sattakal, choreographed by Guru Maulik Shah and Guru Ishira Parikh, commented on the game of power and three male characters from Mahabharata. A significant example of intercultural theme in the ballet Romeo Juliet was choreographed by dancer choreographer Shashwati Sen. Stage space was also conceived as a theme by Guru Shama Bhate in her choreographic work Chaturang Ki Chaupal. In this, the dancers presented 4 chaturangs in 4 different ragas. Inspired by her research on the Kathavachak tradition, Guru Rajashri Shirke developed a style, Ranga Nritya, which includes dance, drama, and spoken dialogues. Productions like Kanhopatra, Ravan Mandodari Samvad, and many more are traditional yet innovative. Coming to today's times, the global contemporary cultural milieu inspires certain artists to create a modern approach within the tradition. The choreographic presentations of dancer choreographer Aditi Mangaldas have set a new trend in this direction. In her innovative choreographies, she has also thoughtfully shaped the Kathak movements, making them contemporaneous. Her productions like Footprints on Water, Uncharted Seas, Immersed are designed with the same contemporary and modern perspective. There are many more dancers who have contributed immensely, and the field of Kathak will always be indebted to them. The trends and experiments described above are functional in transforming Kathak in order to withstand the test of times. The process is unending and will give rise to new trends in future. To conclude, the highly adaptable nature of Kathak enables the tradition to rejuvenate at every time juncture, thus making it new and old at the same time. Kathak is no more practiced as an offering or service to God, but is highly refined classical entertainment as well as medium of self-expression. The pedagogy of Kathak has shifted from one-to-one training to classroom teaching and workshops. In recent years, Kathak lessons are also given through internet and television channels. Today, the field is dominated by female Kathak dancers from outside the Kathak Gharanas. The performances are more inclined towards group presentations than solo. Over the period, the extempore character of Kathak is slowly diminishing. One can see that Kathak has extended its boundaries, assimilating Persian and Western culture in different eras, giving rise to new trends which have enriched the form. Thank you very much.
My namaskar to the honorable chairpersons, Dr. Vijay Sharma ji and Dr. Vidhi Nagar ji, and Reverend Shruti ji, Sadhan Pranam, Professor Ravi Sharma ji, and the reverends, respected arts and art lovers and connoisseurs present over here, and my dear students as well. I am speaking on the semiotics in the contemporary Kathak dance. Although the paper is in very detail, but I will present just a gist of my paper, research paper over here. In ancient Greek tradition, semiosis took birth somewhere around 500 BC, and in India it was initially used in pre-Bharat Muni's eras and advanced during Natya Shastra. Our great ancient Indian culture is the progenitor of semiosis, which is present in our great old text and granth like Natya Shastra. Till now, Indian classical music and dance tradition is going on, but with the passing time, some changes and developments are there in these forms. In contemporary Kathak, gestures and postures are chief essential features. These gestures and postures play an important role in interpreting and conveying the meaning and the ideas of the theme of dance to the viewers. Kathak have different signs, symbols are expressed with the help of hastak, mudras, etc., and which are the semiotic expressions in Kathak. Contemporary Kathak maintained its true spirit of giving great pleasure along with the new ideas to the viewers and the participants as well. Gradually, there is a full-fledged revival of Kathak into an attractive, graceful and sophisticated dance form with new concerns, new ideas, new dressing sense, new musical recordings and many more such features. Italian semiotician Uberto Eco says that in culture, every entity can become a semiotic phenomena and that the culture can be studied completely under a semiotic profile. In simple terms, semiosis is a discipline of understanding, creating and analyzing signs and symbols. Here I would like to categorize these signs. All things exist in nature and society in their own right. They move, change and develop according to their inner laws of their motion and development. Man has become the most significant participant in the motion and development of the things and phenomena. The sign aspect of things is the result of perception. A number of sign systems operate simultaneously in a given culture so much that the culture is called a huge sign system. Sign consists of that which is signified and that which signifies. Signs may be divided broadly into three categories: natural signs, copy signs, conventional signs. Natural signs like manifested through objective nature independent of human will, that is weather sign, climatic changes, etc. Copy signs are very akin to the natural signs, that is the tracks, photographs, maps, etc. Conventional signs, the number of signs with which man manipulates are conventional. Man is surrounded by various conventional signs that have become the part of his cultural heritage. Now, conventional signs include the non-linguistic, visual, tactile and behavioral sign and the linguistic signs and symbols. In audible signs, contemporary Kathak artists use musical symphonies, recordings and many more such things. Now quickly coming to the aesthetic signs, sign qualities are present inherently not only in thoughts but in emotions as well. Every activity or a thing in which we are interested creates an emotion within, however slight this may be. This emotion, according to C.S. Peirce, is a sign and a predicate of things. Coming to the arts, it can simply said that creativity is the business of thought of any emotion, hence it is a sign phenomena. Man is the greatest animal because he is the greatest creator of sign and symbols. A. Casserole declared man as animal symbolicum. In his opinion,
Any spiritual culture is nothing but a sign, a quote. According to L. Vygotsky, the creation and use of science is man's main and most general activity, which in psychological sense distinguishes man from animal. As emotional appeal, which is called bhavnatmak prabha, impact, is the main quality of sign and symbol, hence signs produce an aesthetic rapture, which leads to ras, a blissful aesthetic experience. These ras are most advanced and partially abstract forms of Indian semiosis of dance. The ultimate aim of a dedicated Kathak dancer is to bring down by dancing the ras, or the supreme bliss from heaven onto the earth, to share it with the viewers. Emotional key is the most important feature of an aesthetic sign, while many other signs are marked by neutral representation. Aesthetic signs contain internally and structurally a definite emotional factor. This refers to all and any modes of aesthetic devotion, personification, symbols, allegories, and so on. Any sphere of aesthetic science that has taken shape in one way or the other gives vent to various kinds of emotional expressiveness, often ranging from the tragic to the comic and from sublime to the repulsive and horrible. In contemporary Kathak, an artist represents various kinds of rasbhav during his presentation, and the musical material is used for improvisation as well. The semiotic unity of Indian classical dance Kathak, aesthetically speaking, is constituted by mainly three relata: bandish, bhav, ras. These terms engage in semiosis in a triadic way. The bandish in Kathak is musical sign which represents an object, and this object produces bhav, and this bhav determines an interpretant, the ras. Bandish, bhav and ras are the sign themselves involved in a complex web of signification. In this presentation, many descriptions of dancers have been advanced, running from early Sanskrit treatises up to the contemporary Kathak. History, region, culture, myth, literature, drama, individuals, dancers, musicians, composers, ideas, facts, qualities, and many other things functions as dynamical objects in the web of musical semiosis. In the conclusion, I would say dance is sign and its form of action is semiosis. Their dancing signs vary in all cultures, in all respects, and their study must be contextualized. In contemporary Kathak, the Thumri of Shambhu Maharaj Ji, Bol Kavit of Pandit Narayan Prasad Ji, or the Bol Padhant of Pandit Rajendra Gangana Ji, all are incommensurable among themselves, except for the fact that all involve some form of semiosis and musical science. All of them being filled with symbolic potential for interpretation. Semiotic theory of music may be thought of as a diagram that aids not only in the comprehension of dancing and musical phenomena in their different cultural conceptions, but also the construction and the assembling of performances and compositions, both traditional and the innovative. A semiotic theory of Kathak helps the comprehension of musical semiosis in all its features and varieties. We know how it is possible to recognize the identity of a dancer or the style of a particular dance composer. It seems that the semiotics will become more and more major discipline in the musical scholarships, in their systematic, historical, or ethno-musicological aspects. Semiotic analysis can clarify interrelationships among the several art forms such as songs, dance, drama, theatre, dance drama, etc. And by means of semiotic analysis, new forms of intersemiosis may be devised. It can safely concluded
that with a recent and updated study of the Indian classical dance Kathak will achieve more and more complementary analysis, approvals and critical views, initiating its further developments in constantly and rapidly changing social and cultural concerns. Thank you. Namaskar to all the dignitaries and the paper readers. My today's topic is the synergetic effect by the influence of Western culture on Indian music and dance. I would like to interpret the word culture. According to me, the word culture, it means that the human reactions on different actions and how humans create something innovative which is useful to the world. For me, this is culture because it indirectly reflects the beliefs, the customs, the traditions, which we all know that it is a culture. I'll go to the points. During the reign of Raja Sarfoji II, various varnams were created और इन वर्णम्स में नोटू स्वर्स जो है वो चरण स्वर्स में ऐड किए गए थे. ये जो नोटू स्वर्स है इट हैड सम इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. फिर 19th सेंचुरी में पोन्नैया पिल्लई जी, वन ऑफ द तांजो पोटेट, उन्होंने एक वर्णम कंपोज किया था मनवी चेकोन एंड द राग इज शंकराभरणम. इट इज इन आदि ताल. इट इज द 8 मात्रास, चतुश्र जाति त्रिपुट ताल, 4+2+2. उसमें वर्णम इट इज हैविंग अ बेसिक स्ट्रक्चर. वर्णम जो है वो पल्लवी, त्रिकाल तिरमानम, पल्लवी तिरमानम, अनुपल्लवी तिरमानम, मुक्ताई स्वर, साहित्य, चरणम, चरण स्वर एंड साहित्य. ये जो वर्णम है शंकराभरणम वर्णम, उसमें अनुबंध जो है वो ऐड किया गया था उस टाइम पे, जो हम अभी ट्रेडिशनल कंपोजिशन की तरह हम लोग ये सीख भी रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं. उसमें मई आडव जो बोलते हैं, जो इट इज़ द यूज़ ऑफ द बॉडी, बट द मई इज़ द बॉडी, पर हम बेंड करके उसको परफॉर्म करते हैं एंड इट इज़ हैविंग दी स्वर्स और वो लास्ट में तिहाई में एंड होता है. तो आई जस्ट शो इट. दिस ये जो पोर्शन है इट इज़ हैविंग दी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. और मैंने नटराजन सर जो है कलाइमा मनीष, श्री आर नटराजन पिल्लई सर, जो MS यूनिवर्सिटी के एक्स हेड रह चुके हैं, मैंने उनसे बात की थी. तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप जो सीख रहे हैं, मैं जब सीख रही थी वो मुझे तब नहीं पता था, पर इस सिलसिले में मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आप लास्ट में जो एकदम मस्त एंजॉय करके कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है वो पहले नहीं था. और अभी भी बहुत बाद में जो लेटर ऑन जो भी वर्णम्स कंपोज हुए उसमें भी नहीं है. सखिए वर्णम है, सामिनी वर्णम है, उसमें ये पोर्शन नहीं है. बहुत कम ऐसे वर्णम्स हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मनवी चेकोन. आई शो इट. मैं सिंगर नहीं हूँ, सो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर आई ट्राई टू डू फ्यू स्टेप्स, फ्यू आडोज.
this is the all. The music is having the Western concept. Otherwise, the Adavus, everything is traditional. The next point I would like to throw the light upon is about the violin. पहले भरतनाट्यम में मृदंगम वोकलिस्ट जो होते थे, नटवरनार जो होते थे, और तित्ती करके एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाया जाता था. अभी फिर घटम आया, पर वो अभी जो है एट प्रेजेंट मृदंगिस्ट, वोकलिस्ट, नटवरनार, वायलिनिस्ट एंड फ्लूटिस्ट और परफॉर्मर. तो वायलिन जो है वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दैट इज द वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट. और वो क्यों आया होगा, what could be the reason? मैंने जो सोचा है वो मुझे ऐसा लगता है कि वायलिन जो है वो एक सूदिंग इफेक्ट पूरे कंपोजिशन को देते हैं. जब मृदंगिस्ट को कुछ गड़बड़ होती है, वो होती है ऑन स्टेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे वायलिन जो है वो अपना एक लय बना के रखते हैं, तालम है, मतलब नटवरनार है, तो उस चीज़ से वो एक कवर अप हो जाता है. दूसरी चीज़ संचारी भाव. संचारी भाव में आई डोंट थिंक सो कि जब रिदम नहीं होता है, जब बीट्स, हम जब फुटवर्क नहीं करते हैं, तो उसमें वायलिन बजता है, तालम जो हम एक्शंस करते हैं उससे जो बीट्स देते हैं नटवरनार वो, और परफॉर्मर. तो एक एग्जांपल है. और तब वायलिन बहुत सारे वायलिनिस्ट जो है वो बहुत सारे वेरिएशंस अंदर करते हैं, तो उसमें परफॉर्मर को भी मज़ा आता है और ऑडियंस को भी मज़ा आता है. तो आई जस्ट शो वन वीडियो. It is the Varnam, it is the Daru. Last में I can use these terms also. क्योंकि वो ऐसे प्ले हो रहा है, तो ऐसे चेंजेस हम म्यूजिक से हिसाब से हम कर सकते हैं जिनसे ऑडियंस को भी मजा. द लास्ट एम इज परफॉर्मर को भी एस्थेटिक्स रस वो सब में मैं नहीं जाने वाली. एट द एंड ऑडियंस को भी मजा आना चाहिए और परफॉर्मर को भी मजा आना चाहिए. भरतनाट्यम मार्गम में ऐसे कंपोजिशंस हैं जो सिर्फ अभिनय उसमें किया जाता है, दैट इज पदम, अष्टपदी, बहुत सारे हैं. तो उसमें वायलिन इट इज़ एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट, पर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा एक एटमॉस्फियर क्रिएट करते हैं. बहुत सारे पॉइंट्स हैं अबाउट दी कोरियोग्राफी, कंसेप्ट ऑफ कोरियोग्राफी. गुरु हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं. The conclusion is कि due to the Western culture, due to the influence of Western culture, all the cultures have become closer. The world is becoming one. बहुत सारे नए टॉपिक हमको जानने को मिलता है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि it is not the Western culture which is deteriorating our art. It is the इम्बैलेंस नॉलेज ऑफ बोथ द कल्चर्स. हम दोनों मिक्स करना तो चाहते हैं, पर वो हम गलत तरीके से करते हैं मिक्स, ऐसा मेरा मानना है.
And yeah, thank you so much. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम रूपा सिंह है और मेरा विषय है कथक नृत्य का प्रस्तुतिकरण एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। हम सब जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमारी कलाओं में बराबर बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव कहीं ना कहीं हमारी कलाओं को समृद्ध भी करती हैं तो कहीं कहीं उनका नुकसान भी करती हैं। मैं कथक के संदर्भ में बात करना चाहूँगी। कथक नृत्य जो है वो कथावाचन परंपरा से शुरू हुआ है, ऐसा हमें अपने ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में जानने को मिलता है। परंतु आज जो कथक है उसको नृत्य की संज्ञा बहुत पुरानी तो नहीं मिलती, ग्रंथों में उसे नृत्य तो नहीं कहा गया है, लेकिन कथक समुदाय के हमें प्रमाण मिलते हैं जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो कथा वाचन करते रहे होंगे, इसलिए उन्हें कथक कहा जाता है। कथक में जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, पहले तो वो मंदिरों का नृत्य था, मंदिरों में प्रस्तुत होता था, इसलिए उसका जो मूल उद्देश्य था वो आध्यात्मिक हुआ करता था। लेकिन मुगल काल के आगमन के बाद कथक नृत्य जो है वो दरबारों की शोभा बढ़ाने लगा, जिससे उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए और जो वर्तमान स्वरूप हमें कथक का देखने को मिलता है वो मुगल कालीन उस पर ज़्यादा प्रभाव है। मैं कथक के परिवर्तन में जो मुख्य बात करना चाहूँगी वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, जो कथक का प्रदर्शन है। हम एज ए कथक स्टूडेंट हमने जो भी गुरुओं से सीखा और देखा है उसके संदर्भ में बात करें तो आज का जो कथक है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। फास्ट का मतलब ये है कि जो प्रदर्शन होते हैं वो हमारा जो 3 ताल की बात कर रहे हैं, हम 3 ताल में जो प्रदर्शन करते हैं वो विलंबित, मध्य और द्रुत में मुख्यतः होता था। लेकिन आज जो है शायद समय की कमी के कारण वो बहुत ही शॉर्ट करने के चक्कर में या आयोजक जो है नर्तकों को या समय नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से कथक जो शुरू होता है वो लगता है ऐसा कि मध्य लय से शुरू हो रहा है। तो विलंबित लय में होने वाली बहुत सारी चीज़ें जिसका सौंदर्य उसमें बना रहता है वो हमें देखने को नहीं मिलती, या कहीं कहीं बहुत कम जो आर्टिस्ट हैं, पुराने जो गुरु हैं वो ये करते हैं। लेकिन वर्तमान में जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं वो शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या करने में अक्षम हो रहे हैं। मैं कथक के दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करूँगी उसके वेशभूषा के बारे में। कथक जो है वो कथक का जो वेशभूषा था वो पहले काफ़ी भारी भरकम हुआ करता था। डांसर जो गुरु कुमुदनी लखिया है उन्होंने उसके वस्त्राभूषण को काफ़ी समृद्ध किया है, उसमें कम उन्होंने सिंपल चीज़ों को ज़्यादा प्रधानता दी है, जिससे कि कथक का वेशभूषा काफ़ी परिवर्तन हुआ है। लेकिन वर्तमान में हमें देखने को मिलता है कि कोरियोग्राफी में जो वेशभूषा यूज़ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी खटकती है कि ऐसा क्यों है, क्या ये सारगर्भित है, कथक को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इस बात को भी ध्यान में देने की ज़रूरत है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आज कथक का जो प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत चमत्कारिक हो गया है। चमत्कारिक इन द सेंस कि हर चीज़ में तेज़ी, पैरों का बहुत प्रयोग होता है, घुंघरू का जो सौंदर्य होना चाहिए उसके बोलों का वो नहीं दिखता है। शायद लोगों को जैसे जो नर्तक या नर्तकियां हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो आम दर्शक है उन्हें यही लगता है कि चक्कर करना और पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालना ही कथक है। और आधुनिक समय की बात करें तो कथक प्रदर्शन में जो परिवर्तन आए हैं उसका सबसे बड़ा कारण समय का अभाव ही लगता है। समय अभाव में कलाकार अपनी उत्कृष्ट बंदिशों को दर्शकों के समक्ष रखना चाहते हैं, जिससे वह क्रम में बदलाव करने पर बेवश हो जाते हैं, जिससे उसके पारंपरिक जो प्रस्तुतिकरण है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। आज कथक में एकल प्रदर्शन न होकर युगल और समूह प्रदर्शनों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और वर्तमान में अन्य नृत्यों से भी उसको अन्य नृत्य या जो कलाएं हैं हमारी प्रदर्शन कलाएं जैसे योगा हो गया, और योगा सूफी कथक के नाम से भी हमें कथक के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। बॉलीवुड कथक के तौर पे भी हमें कथक देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये कितना सही है और कितना गलत, इस पर हमें विचार करना चाहिए, अन्यथा हम कथक के शुद्ध जो पक्ष हैं उसको कहीं ना कहीं मिस करेंगे और हमारे फ्यूचर में हमें शायद देखने को ना मिले
क्योंकि हम अभी स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारे गुरु से हम वो चीज़ नहीं देख पाएंगे तो हम ना उसे समझ सकते हैं, ना हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। क्योंकि चारों ही वक्ता अपने अपने पॉइंट्स को, नए पॉइंट्स को लेकर आए थे और अलग अलग स्टेट्स को भी बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, यूपी से। तो जो जहाँ पर जिस परिस्थिति में रहा, जिस स्टेट को बिलोंग करता है, वो इस हिसाब से सोचता है। ऐसा यहाँ बैठ कर ये समझ में आया। सबसे पहले डॉक्टर वरदा पंडित जी का पेपर था और उन पर किसी ने प्रश्न किया था, शायद वो चाहे तो अभी कर सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है कोई? वरदा पंडित जी, पहला पेपर जो था ट्रेंड्स एंड ट्रांजिशन इन कथक सिंस 19th सेंचुरी, आपने बहुत अच्छा कंक्लूड किया सारी चीज़ों को लेते हुए कि कोर्ट सीन से शुरू किया और फिर कहाँ आज अदिति मंगल दास या दक्षा सेठ या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पैडागॉजी और सिलेबस। जो मुझे लगता है, मैं अपनी अपनी बात रखूँगी, फिर दीदी आप बोलना चाहेंगे हर एक के साथ। पैडागॉजी और सिलेबस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चेंज है जो आया इस बीच में, ये 70-80 या पूरे 19th सेंचुरी को अगर देखते हैं, क्योंकि इसका कोई सिलेबस था नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं थी और इन चीज़ों को एक जगह किया जिसमें बहुत बड़ा रोल है। 2 नाम आपने नहीं लिए थे, मैं बोलना चाहूँगी सभी के मध्य, क्योंकि यहाँ सभी स्कॉलर्स हैं और सभी सोच रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम भी वही हैं, आप बस वहाँ बैठे हैं, इतना फ़र्क है। बाकी जो भी लोग जो बोल रहे हैं उनको हम लोग सोच ही रहे हैं। 2 नाम और हैं जो बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने दिया, पंडित मोहन राव कल्याणपुरकर जी, जिन्होंने सिलेबस पर कथक में सबसे पहले बहुत काम किया, विक्रम सिंह मासा, ये 2 जने, क्योंकि जितने गुरु थे वो नृत्य को समृद्ध बना रहे थे, तो उसके शास्त्र को समृद्ध बनाने का काम ये गुरु कर रहे थे, जो कि नृत्य में भी सिद्धहस्त थे और वो उन चीज़ों को समझ पा रहे थे क्योंकि उनकी बैकग्राउंड एक ऐसे घरों से थी। जैसे मोहन राव कल्याणपुरकर जी डॉक्टर थे, MBBS थे, तो वो उन चीज़ों को समझ पा रहे थे तार्किक रूप से कि हम क्यों नहीं इन चीज़ों को एकत्र करें, और उनकी किताबों में ये चीज़ें दिखती हैं, बहुत सुंदर ढंग से परिलक्षित भी होती है। और दूसरा नाम विक्रम सिंह मां साहब का मैंने लिया, जो कि श्रीलंका से थे और लखनऊ में अच्छन महाराज जी से जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, उन्होंने भी इन पर बहुत सोचा और इन चीज़ों को एकत्र किया कि परमेलू परमेलू क्यों है, नटवरी नटवरी क्यों। और चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और सेमिनार है, तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो कथक को कथक नहीं मानते थे, नटवरी नृत्य कहते थे। और उनका कहना ये था, ये सारे बोल तात ही तक जो है ये नटवरी से रिलेटेड है। कथक को कथिक जाति से जोड़ते हुए जो इसको नाम दिया गया या कथावाचन से दिया गया, इसके वो सख्त खिलाफ थे और ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, इसके प्रमाण भी मिलते हैं जो बात मैं कह रही हूँ। शांभवी जी ने, डॉक्टर शांभवी शुक्ला, आपने बहुत ही अच्छे एक टॉपिक को उठाया, आपको बहुत बधाई। सीमियोटिक्स एंड कंटेम्परेरी कथक डांस, और बहुत अच्छी तरह से आपने नेचुरल साइंस, कॉपी साइंस और कन्वेंशनल साइंस के थ्रू इसको समझाया। और इनके पूरे पेपर को सुन के मुझे ये लगा कि इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है, होना चाहिए। ये सिर्फ बोलने में तो एक अलग चीज़ है। इस पर BHU में एक सेमिनार हुआ था, संगीत में लिपि, इस पर एक BHU में सेमिनार हुआ था मेरे ख्याल से 2011 में। तो उसमें संगीत लिपि पे तो बहुत लोगों ने बोला, क्योंकि नए ये ओंकार नाथ ठाकुर पद्धति भी एक पद्धति लिपि में आई थी, पलुस्कर और दिगंबर पद्धति के बाद, जो कि गायन में हमको मिलती है। लेकिन नृत्य लिपि एज सच कुछ भी नहीं है, जिसको सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि बिरजू महाराज जी ने अंग काव्य के माध्यम से नृत्य लिपि हम लोगों के बीच दी और हम लोगों को ये एक थॉट दिया कि हम डांसर्स इसको करें। दूसरा जो मुझे मिलता है, डॉक्टर पद्म विभूषण कनक रेले जी, जिनकी किताब में है काइनेटिक मूवमेंट्स की बात वो करती हैं, जैसा हेतवी ने भी कहा। तो बहुत सारे यहाँ पे नृत्यांगनाएँ भी हैं, आप मैडम भी हैं वहाँ से पटियाला से जी। तो हम लोग इस पर काम कर सकते हैं नृत्य लिपि पर, जो कि और मैंने एक वर्कशॉप भी किया था कनक रेले जी का, जिसमें उन्होंने नवरस सिखाए थे। उन नवरस के एक एक रस को उन्होंने काइनेटिक मूवमेंट्स के साथ बांध रखा था। तो उनका कहना बहुत सुंदर, उनकी बात मुझे लगी और ग्राह्य लगी कि कोई चीज़ आज हमने की, लेकिन 10 साल बाद उसको हम करना चाहेंगे तो दिमाग से उतर जाती है। और ये उस टाइम की बात है जबकि रिकॉर्डिंग इतनी सहज और सुलभ नहीं थी, फोटोकॉपीज़ नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था, जब उनके गुरु सिखाते थे तो उन्होंने एक एक मूवमेंट, कि इसमें ये होगा, इस बोल पे हम ये मूवमेंट करेंगे, उन्होंने पूरी अपनी कॉपीज़ दिखाई हम लोगों को। तो उस टाइम में भी ये गुरु सोचते थे, इस पर चिंतन करते थे। हम लोगों को नृत्य लिपि की और बहुत ज़्यादा संभावनाएं, हम लोग काम कर सकते हैं।
हाँ, जहाँ तक शांभवी जी ने कहा बंदिश भाव और रस की बात, कि किस तरह से बंदिश से रस, रस से भाव आता है, और जो सूक्ष्म भाव की बात होती है, सूक्ष्म भाव को हम किस तरह से कोटिफाइड करें, साइनिफाइड करें, इस पर बहुत मेरा विचार है ये, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है तो यहाँ मैं अपना मत रख रही हूँ। सूक्ष्म भाव व्यक्ति पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। किसी भी चीज़ को सौंदर्य की दृष्टि से देखना, मेरी दृष्टि से मुझे उस फूल में अलग सौंदर्य दिखेगा, लेकिन किसी और को कुछ और, तो किसी और को कुछ और। हमारी जो कलाएं हैं, चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, कहीं ना कहीं आ करके ये इस चीज़ में सिमट जाती है कि देखने वाला और लेने वाला दोनों कैसे हैं। तो यहाँ पर ज़रूर वो सिग्नेचर साइंस बनाने की बात में मुश्किल आएगी, पर हाँ, ब्रॉड रूप में इसमें काम किया जा सकता है और बहुत स्कोप है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत अच्छी चीज़ को उठाया। सवाल शांभवी से जी हाँ सर, आप ज़रूर पूछें। शांभवी जी आप आ जाए उनके प्रश्न का आ जाइए, माइक पर आ जाइए। जी सर पूछें। सीमियोटिक्स जो है वो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम्स एंड इट अज्यूम्स दैट देयर इज अ सिग्निफायर एंड देयर इज अ सिग्निफाइड, ठीक है ना? जी जी। तो सिग्निफायर सिग्निफाइड रिलेशनशिप को जो फर्डिनेंड द सोस्यूर से चली और कुछ मामलों में रुलाबाद से लेकर के और आगे तक आती है, उमरतो इको तक आती है, उमरतो इको से आपने स्टार्ट किया, लेकिन जो पूरा का पूरा पोस्ट मॉडर्निस्ट डिस्कोर्स है वो इस सिग्निफायर सिग्निफाइड रिलेशनशिप को रिलेटिविज्म में ले आता है जी। और डिकंस्ट्रक्ट करता है। और यही चीज़ जब हम कथक पे या भरतनाट्यम पे या किसी भी डांस पे अप्लाई करेंगे तो यानी वन मुद्रा और वन जेस्चर और वन पोस्चर में कम्युनिकेट डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है ना? तो उस रिलेटिविज्म को हम कहाँ रखेंगे? क्योंकि जो आपका पूरा जो पेपर था दैट वाज ऑल्दो यू हिंटेड एट द रिलेटिविस्टिक फिनोमेना एट द एंड, बट द थिंग इज इन अ वे व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट बंदिश भाव एंड रस, it seems that you were trying to fix the meanings, and the meanings cannot be fixed. Yeah. There is a, as I was studying this topic, I could see, like you said, there were many things are interconnected, and many things are relative, and things and meaning changes according what I feel as a dancer, because I will look into a subject. My insight would be basically of a dancer, that too a Kathak dancer. If we are doing this mudra, we can use Kathak in appreciating a thing. And this mudra in Kathak is very important because this is the basic mudra. But a Odissi dancer or a Bharatanatyam dancer can use this mudra in a maybe in another meaning, different meaning. So meanings can be different. She would be able to understand what, and maybe you will be able to more elaborate it, that how you can express this mudra or use this mudra for conveying any meaning. Like for this mudra, this can be used as a kali, and this can be used as सकुचाना, डरना, तो अर्थ एकदम ही भिन्न हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से जो अर्थ है वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली उसमें संगीत क्या बज रहा है, बंदिश भाव सबके अनुसार ये बदल सकते हैं। ये तो सच बात है। डॉक्टर साहब आपका प्रश्न है, तो म्यूज़िक के हम लोग विद्यार्थी हैं, संगीत के विद्यार्थी हैं, यहाँ पर कई चीज़ों को कोडिफाइड या डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, फिर भी मेरा ये मानना है कि चेष्टा की जा सकती है। उसको हम उतने सूक्ष्म भाव से नहीं कर पाएंगे, जैसा कि शांभवी जी ने एक प्रश्न उठाया एक तरह से ये पेपर के माध्यम से, कि इस पर बहुत संभावना है, हर कोई अपनी तरह से सोच सकता है, बता सकता है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए तभी मैंने इस बात को पहले ही कंक्लूजन में रखा कि बहुत सुंदर विषय है, और लेकिन हाँ फिर भी वहाँ पे जहाँ बात आती है
बंदिश भाव और रस की, वहाँ डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति कैसा उस बारे में सोच रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, बहुत सारे दर्शक हमारे क्षेत्र में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आते हैं। ये मेरी बात से मेरा ख्याल है सभी स्कॉलर्स हैं और सहमत होंगे, क्योंकि जब हम किसी के बारे में एक विचार, एक धारणा पहले से बना लेते हैं तो खुलने की संभावना हम पहले ही बंद करके बैठे होते हैं, तो कैसे खुलेंगे। तो हम सभी स्कॉलर्स हैं, हमें अपनी बुद्धि को विस्तार देना चाहिए, और यही एक माध्यम है जो रवि शर्मा जी को मैं बधाई देती हूँ कि नाद नर्तन के माध्यम से आपने ये एक मौका दिया कि हम अपनी सुरक्षित खोलें। जैसा कि पहले सत्र में गरुण जी जितना सोच पा रहे थे, क्योंकि ना अनुभव और आयु ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज जितनी मेरी आयु है उतना अनुभव मेरा नहीं है। हाँ, 20 साल बाद 65-70 पहुँचते पहुँचते अनुभव बढ़ेगा। तो गरुण जी को आज ये बात समझ में आई होगी, और उनको तो आशीर्वाद भी मिल गया मैडम से। तो बड़े लोग तो जो कह देते हैं वो हो भी जाता है। तो कैसे दरबारी कांगड़ा और कांगड़ा की बात हो रही थी, बहुत चीज़ें खुल कर आ रही हैं, हमें उनको खुले हृदय से लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके बाद हितवी आई थी अपना पत्र लेकर के, ये भी विषय बहुत अच्छा आपने चुना, द सिनर्जेटिक इफेक्ट्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑफ द इंडियन कल्चर। और मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि डेस्पासितो पे आजकल खूब कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी सब कुछ हो रहा है। और लेकिन मैंने कोशिश की, मेरा बेटा है उसको वो गाना बहुत पसंद है, तो चूंकि मुझे पसंद नहीं है पर वो बजना ही है उसकी पसंद से, इसलिए मैंने सोचा कि उसी पर रियाज किया जाए डेस्पासितो पर। लेकिन मुझे बहुत मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब हम एक पारंपरिक रूप से शिक्षा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन मानस में वो छवियाँ बैठ जाती हैं कि हमको किस पर, हाँ उसी जगह पर अगर मुझे तत्कार की प्रैक्टिस करनी हो तो नगमे की तो बात ही अलग होती है, लेकिन फिर भी अगर राम और कृष्ण का संकीर्तन चल रहा हो तो उस पर भी करने में आनंद आता है। पर डेस्पासितो में तारा देवी रंजीत बारोट के साथ करती थी ना ड्रम के जी साथ। बिल्कुल करती थी। और ये भी देखिए व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी पसंद होती है, क्योंकि हम जिस परवरिश से आते हैं, जिस परंपरा से हम आ रहे होते हैं, या जहाँ से हम तालीम लेते हैं जिन गुरु से, उनका बहुत प्रभाव हमारे मन मानस पर गहरे पड़ता है। तो ये चीज़ों का भी फर्क पड़ता है, जैसा आप वेस्टर्न, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो और एक चीज़, ये जो आपने वायलिन की बात की थी, उस पर मैं ज़रूर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि वो बात मुझे खटकी। ऐसा है कि अगर हम पुराने गुरुओं की तरफ चलें, मेरा विषय कथक है तो मैं कथक की बात करूँगी, लेकिन अगर हम लोग बाला सरस्वती जी को भी देखते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं म्यूज़िक ना बज रहा हो, सिर्फ एक गायक बैठ के गा रहा हो या वह स्वयं गा रहे हो, तो भी वो सूक्ष्म भावों को दर्शाने में पूरी तरह से सक्षम है, अपने दर्शकों को रुलाने में। तो ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे वाद्य, इतना तामझाम होगा तभी हम सूक्ष्म भावों की प्रस्तुति कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वायलिन स्वर वाद्य है, उसका प्रयोग जो हो रहा है वहाँ पर स्वर और ताल दोनों को, क्योंकि एक नृत्यांगना को, नृत्य विदुषियों को, सभी को पूरे संगीत की ज़रूरत होती है, जिसमें दो वाद्य मुख्य रूप से हैं, एक ताल वाद्य, एक स्वर वाद्य। तो वायलिन का वहाँ ये प्रयोग है, उसको मतलब आपने सोचा ठीक है, आपकी अपनी दृष्टि है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वायलिन स्वर वाद्य के रूप में वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। न कि यहाँ के मृदंगम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो भरने का काम करे, नहीं, ऐसा कभी नहीं। जी regarding what violin she was referring to, जी Aniruddha Knight, Bala Saraswati's grandson, he has written his book, and also Nandini Ramani. What they have said is the teacher of Bala Saraswati, Kandappa Pillai, जी he was the first one who introduced the violin. It was because you have after the Pallavi. Actually, sir, that all No. these instruments enhancing Yeah, the yeah, yeah. music. No, Yes, no, exactly, no. we know that. No, I'm coming to that point. That after the Pallavi, what happens is in the Varugur style and all, there'll be a lot of elaboration for the Nerval. So for the Nerval, the violin used to come because it was more like the Gayaki style. So it was much more, a swar and these things was much more a bhav enhancing instrument for the dance. This is true. I know that thing. But what she said at that time कि वो जो है मृदंगम वाले जो करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर कोई नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ों को, ये स्वर वाद्य जो है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा एक चीज़ थी अभिनय में, जहाँ पर वायलिन की मीड या कड़की मुर्क वो लोग मुर्की लेते हैं, ये एक्सेजरेशन भी कहीं पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है
ये मैं सभी डांस फॉर्म्स को देखते हुए बात कर रही हूँ, सिर्फ कथक को नहीं, लेकिन बहुत सहज अभिनय से भी बहुत सारी बारीकियों को, सूक्ष्म भावों को सहज अभिनय से भी दिखाया जाता है और जा सकता है। तो कई बार क्या होता है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे सारंगी हो, चाहे तबला हो, चाहे मृदंगम हो, चाहे वायलिन हो, ये एग्जैजरेशन में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत एनर्जी भी लाते हैं, नो डाउट। इनके बिना हम कहीं पर अधूरे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर डांसर में बात है तो वो बिना चीज़ों के भी उस बात को, उस चीज़ को पहुंचाने में सक्षम होते हैं। चौथा था रूपा सिंह जी का, जिनका कहना, हाँ जी, Actually, I was focusing on just the positive. बिल्कुल हमने आपकी हर चीज़ को पॉजिटिव ही लिया है, डोंट वरी। और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। मैंने ये चीज़ भी बोली ना कि आयु और अनुभव ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो यहाँ हम सभी स्कॉलर्स हैं, हमने आपकी चीज़ों को बहुत खुले मन से लिया और है। मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में देखा है जी। कि वायलिन बजता है, मृदंगिस्ट वो होता है, कॉन्सर्ट्स इसलिए- में बचता ही है हेतवी जी, इसलिए बचता ही है। वो मृदंगिस्ट सेट करते हैं अपना कुछ फ्लॉज जी। इसलिए। हाँ। चूंकि कर्नाटक की बात हो रही है तो जी। उसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने बोला कि वायलिन इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं, फिर भी लिया गया। आप कर्नाटक, हमारे तरफ दो संगीत मिलते हैं, एक उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, तो वायलिन ही क्यों लिया गया, हारमोनियम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वडीवेलु जी जो थे, उन्होंने और बालस्वामी दीक्षित ने, उन्होंने वायलिन को पहले बहुत प्रयोग किया, तो उन्होंने बहुत किस ट्राई। किस क्षेत्र में प्रयोग That किया? is one of the topic which I'll go into. जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारतीय संगीत में श्रुतियों का बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। चतुश्रुति के स्वर आप में यूज होते हैं, हम लोग दो ही श्रुति लेते हैं, कोमल स्वर और शुद्ध स्वर। आपके यहाँ एक ही स्वर 3-3 होते हैं, 4-4 होते हैं, जो कि हारमोनियम पे नहीं किया जा सकता। और वायलिन और सितार पे किया जा सकता है, तंत्र वाद्य में ये किया जा सकता है। सो वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप श्रुतियों का काम, उंगली थोड़ा सा आगे बढ़ाई और श्रुति चेंज होगी, हारमोनियम में एक स्वर चेंज होगा। तो आपके यहाँ श्रुतियों का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वायलिन को लिया गया, क्योंकि वो उस श्रुति को दिखा सके। वो हारमोनियम पे नहीं किया जा सकता, वो तत्वाद्य में ही किया जा सकता है, जिसमें सरोद हो गया, वायलिन हो गया। इसलिए मेरे ख्याल से वायलिन लिया गया है, जिसमें वो श्रुति को दिखा सके। बहुत अच्छा एलोबरेट किया आपने ब्रजेश जी, बहुत अच्छा लगा। किसी को रखने के लिए मैं अनका ही बोल रही हूँ, और छुपाने के लिए नहीं, वो उस चीज़ को जो और गले से काम करता है। एग्जैजरेशन के लिए, कि बहुत और भावों को उभारने के लिए बहुत अच्छा। हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और रूपा सिंह जी का एक अपना उनके पेपर में बात की, बहुत सब कुछ फास्ट हो गया है। मैं तो बहुत ज़्यादा सहमत हूँ इस बात से। वो पुरानी चैनदारी, पुराना ढंग तो ख़त्म हो गया है, लेकिन यही हमारा विषय भी है कि कथक बॉडीज पास्ट एंड प्रेजेंट। तो पास्ट ये था तो प्रेजेंट ये है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। और कोशिश होनी चाहिए कि उस 15 मिनट में सिर्फ ठाठ ही कर ली जाए, लेकिन हाँ, देखने वाले दर्शक कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहा है ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो ठाठ ना देखने वाले हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग ठाठ से करते रह जाएंगे, वो ठाठ से देख भी नहीं पाएंगे। तो वर्ड इज़ बिकमिंग वन, एज यू से, हेतवी जी ने कहा, वाकई में बहुत छोटा संसार हो गया है। और YouTube पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर फिर भी सीना बसीना जो गुरु की तालीम है या सीख लेना है, और ईमानदारी से सीख लेना है। मैं इस शब्द पे फिर से जोर दे रही हूँ, ईमानदारी से सीखना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और सीख लेना, कर लेना एक बहुत अलग चीज़ है, जो लेटर ऑन आपको बहुत 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 आगे पहुँचाती है अगर आप में ईमानदारी है तो ये सभी को बधाई। सबने अपनी बात अच्छी रखी और अलग अलग पहलुओं पर बातें थी, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और निश्चित रूप से आगे इन चीज़ों को हम लोग भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी बात कथक पुतली, जैसा आपने कहा था शुरू में, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि कथक पुतली एक ऐसा प्रयोग है जो लगभग मेरे 20 वर्षों की सोच थी, खोज थी, या उस पर रिसर्च था। ये इसमें कठपुतलियाँ हैं, लाइव कठपुतलियाँ होती हैं जो कि पूरा कथक करती हैं, लेकिन कठपुतली की तरह करती हैं, मास्क लगा करके। उसमें वो थाट, आमद, परम, चक्रधार, टुकड़े, जुगल बंदी और पूरे गत भाव को करती हैं, जिसका लगभग अभी तक 30-35 शोज़ हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। और जयपुर कथक केंद्र, लखनऊ कथक केंद्र ने भी इनवाइट किया था इसको, दिल्ली कथक केंद्र ने अभी नहीं किया है। संगीत नाटक एकेडमी की ओर से भी इसका प्रदर्शन हुआ, जिसका बहुत एनकरेजमेंट मिला। और इंटरनेशनल कोरियोग्राफी फेस्टिवल्स में भी हम लोग इसको लेके गए, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, गोवा, बहुत जगहों पर शोज़ हुए हैं।
और इसके लिए जब चूँकि YouTube में जब देखते हैं कि कोई भी चीज़ कॉपी साइंस जैसा इन्होंने बोला भी, तो यहाँ पर पायरेसी और ये सारी चीज़ें भी बहुत ही मामूली बात है कि कोई चीज़ को हम इतने साल से सोच के बना रहे हैं और वो कोई यूँ भी कर जाए, कभी नाम भी ना ले, कई बार ऐसा फील होता है। तो उसके लिए मैंने संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली को एक पत्र लिखा। ये पूरी बात इसलिए बता रही हूँ कि भविष्य में आप भी इसको कर सकते हैं ऐसे। तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने लिखी कि इस तरह का प्रोग्राम बनाए। तो उनका पत्र मेरे पास फिर आया, क्या आपको पहले कभी इस तरह का कुछ देखने में मिला है? तो रोहिणी भाटे जी ने एक मास्क लगा करके हाइकूज, जो जापानी हाइकू थी, उन पर उन्होंने कुछ काम किया था, लेकिन वो इससे बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। फिर इसकी रिकॉर्डिंग, इसका सारा कुछ भेजा। फिर उन्होंने मुझको ये पत्र लिख के दिया कि हम ये आपके नाम से मानते हैं कि कथकपुतली आपका आइटम है। और हमारे क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी पावर है कि जो अगर कहे तो हम लोग माने उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ कोई पेटेंट का ऐसा ऑफिस या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा ऐप तो मुझे नहीं मिला इंडिया में। हाँ, फॉरेन में है, लेकिन वो एक अलग ट्रेडिशन है। वो उस पर भी मैंने जाके देखा था ये करने से पहले, पर मुझे लगा नहीं कि उसमें कुछ ऐसा, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। हमारा देश कह दे तो हम मान लेते हैं उस चीज़ को और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो हमारे गुरु दे देते हैं। हम लोग उसी को सबसे पहले मानते हैं। अगर हमारे गुरु ने कह दिया कि हाँ अच्छा है, ठीक है, तुमने कुछ नया किया, तो वो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात होती है। तो और इस पर कोई कुछ बात करना चाहिए? हाँ, मैंने यूट्यूब में इसके वीडियोज़ नहीं डाले हैं, क्योंकि जब पिक्चर्स मैंने फेसबुक पे और अपने पेज पर डाली तो बहुत लोगों का मेरे पास रिस्पांस आया कि हम इसे करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे डालिए। और उनमें से कौन लोग थे जो स्कूल्स में टीचर हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आहत हुई, लेकिन मैं अपनी भावनाएं व्यक्त भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको रिस्पॉन्ड ये दिया कि नहीं, ये मेरे नाम से पेटेंट है, आप ना करें, आप कुछ अपना सोचें तो बहुत अच्छा है। इस तरह के जवाब मैंने उनको दिए और यूट्यूब पे नहीं डाला इसको, इसलिए क्योंकि वही ईमानदारी की जो मैंने बात करी, आज के टाइम में देखने को कम मिलती है। और हाँ, वहाँ मिलती है जो बहुत आगे बढ़ते हैं, उनमें ज़रूर ईमानदारी कहीं ना कहीं निहित होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। किसी को इस बारे में पूछना हो तो वो मुझसे अलग से बात भी कर सकते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ, मेरी बड़ी दीदी हैं आदरणीय डॉक्टर विजया शर्मा जी, जो कि रायगढ़ घराने की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं और डायरेक्ट डिसाइपल है रायगढ़ के गुरुओं से, तो और बहुत अच्छी नृत्यांगना है। बस इतना ही, और आप अपनी बात को कहें। नमस्कार। सबसे पहले मैं रवि जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। इतने सुंदर विषय पे आपने संगोष्ठी आयोजित की है, और कल आते से ही जो मेरा अनुभव रहा, क्योंकि आपके पिताजी से लगभग 40 साल का संबंध मेरा रहा, और उनकी एक खूबी थी कि वो जिस भी छोटे बड़े कलाकार से मिलते थे, आदरणीय श्रुति जी उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में वंदन करती हूँ। मैंने कहना शुरू नहीं किया है, आप अनुमति चाहती हूँ। तो जब मैं यहाँ एंटर हुई और यहाँ आकर बैठी कुर्सी पर, तो मुझे लगा कि रवि जी के गुरु जी पंडित विमलेंद्र मुखर्जी जी से भी और बुधादित्य जी से भी मेरा पारिवारिक बहुत अच्छा परिचय है, बहुत घनिष्ठ परिचय है, और वहाँ से इनके बारे में बहुत सुनती रही हूँ, ये इन्हें पता नहीं है। और इनके पिताजी, जैसे मैं बता रही थी कि जिससे भी मिलते थे, छोटे बच्चे हो या बड़े कलाकार, हर सामने वाले को ये लगता था कि ये हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और जब आपने अपनी माता जी गुरु माँ को स्टेज पर बुलाया, तो मैं इतनी गदगद हो गई कि एक छोटी सी चीज़ से हम बहुत कुछ अपने विद्यार्थियों को दे सकते हैं। और आप अपने पिता और अपने गुरु के संस्कारों को आगे ले जा रहे हैं, और आप बहुत कुछ लोगों को दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे शोधार्थी हैं। आपकी शोध प्रवृत्ति मैंने मंगा के पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है, मैं चाहूँगी आप सब लें। और पंडित तीर्थराम आजाद जी की सभी किताबें, खास करके कथक के लोग लें और उसे ध्यान से पढ़ें, मैंने खुद पढ़ा है। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि नृत्य का एक ही सेशन है, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। दूसरी बात, आपने जो ये सेमिनार
का आयोजन किया है, इस विषय पे मैंने PhD किया है। और लगभग 10 साल काम करने के बाद जब सुनील कोठारी जी ने मुझसे कहा कि विजया काम करती रहोगी, यूनिवर्सिटी के हिसाब से काम हो गया है, ज़रा इसको जमा कर दो। तो उनके कहने पर मैंने जमा किया, लेकिन आज तक उसको मैंने पब्लिश नहीं कराया, क्योंकि अभी भी मेरे मन में ये है कि और काम इसमें हो सकता है, और वो मैं अपने काम में पिछले 35 सालों में करूँ। एक किताब आप लोगों के काम की है इसी विषय से, शास्त्रीय संगीत और नवाचार। ये ज़रूर बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन ये पढ़िएगा, और इसमें मेरा एक लेख भी है, कथक परिवर्तन नवाचार। ये संगीत और नृत्य सभी के लिए उपयोगी है जो इस विषय से संबंधित है। जो मैंने काम किया उसमें मैंने 3 लोगों को लेकर काम किया था, और वो थीसिस खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में है, जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। उसमें पहला पंडित बिरजू महाराज जी, दूसरा कुमुदिनी लाखिया जी, और तीसरा रोहिणी भाटी जी। इनके काम को लेकर मैंने PhD किया। तो आप यहाँ समय नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन तीनों को अलग अलग जो उनका काम है उसको काफ़ी विस्तार से दिखाया है। आपने अतकीम और उसकी बात की है, दुविधा वगैरह, ये सब मैंने 84 में भोपाल में देखा है। और पंडित बिरजू महाराज प्रसंग 4 दिन हुआ, उसके जस्ट बाद कुमुदिनी लाखिया जी पे प्रसंग हुआ था, वो मैंने देखा। पेपर जो पढ़े गए सभी का पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा। केवल 4 थे लेकिन बहुत अच्छे थे। बहुत छोटा छोटा कमेंट मैं करना चाहूँगी और शॉर्ट में। वर्धा पंडित जी कथक में प्रचलन और परिवर्तन पर इन्होंने बात की। केवल इतना ही कहना है, महाराज जी से मेरी बात हुई है कि कथक में जो प्रयोग है, ये मेरा कहना नहीं है, बिरजू महाराज जी का कहना है कि परंपरा में रहकर किया जाना चाहिए। शांभवी जी का नया टॉपिक, इसके बारे में विधि जी ने बहुत विस्तार से बताया। एक सजेशन देना चाहूँगी कि एस्थेटिक्स पे डॉक्टर SK सक्सेना जी को जो किताबें हैं उनको आप बार बार पढ़िए। मैं भी पढ़ती हूँ। इतना बारीकी से शायद कथक के बारे में शायद ही किसी ने लिखा होगा। और एक बात और कहना चाहूँगी, 56 की मार्ग देखिए, मार्ग का एडिशन 56 का देखिए, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। शांभवी जी के साथ साथ में एक और बात कहना चाह रही हूँ उनके पेपर के साथ, कि कथक की बाकी सारे डांस फॉर्म को बहुत मुझे देखने को मिला है पिछले 40-45 सालों में। और इस पर रोहिणी जी ने कलानिधि नारायण जी के साथ जो मैं किया था अभिनय का, वो भोपाल में मैंने देखा है। कथक में अभिनय, उसमें उनका जो प्रयोग है वो बहुत मतलब काबिल तारीफ है, उसको ज़रूर देखें सब लोग। मैं शांभवी जी की इसमें कहना चाह रही हूँ कि कथक की सूक्ष्मता को बचाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। एकमात्र ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें बहुत सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, आध्यात्मिकता, बहुत कुछ है। इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूँगी आगे कभी आप चूँकि गुरु जी के बेटे हैं तो इस पर भी विचार करेंगे। हेतवी जी, आपका पेपर अच्छा था। कुछ बातें जो मुझे खटकी वो विधि जी ने आपको बताई हैं। इसमें जो आपने रिदम की बात की थी लास्ट में, मुझे लगता है उसको और इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। बहुत सारी जो मैंने जो रिसर्च किया उसमें मैंने देखा कि कथक से दूसरे डांस फॉर्म से बहुत कुछ लिया गया है। ये लिए मैंने अपने रिसर्च में कोट किया है कि कथक इतना वास्ट इसलिए भी है कि वो नॉर्थ इंडिया का एकमात्र फॉर्म है, और उसके 4 घराने जो हैं, और चारों में बहुत खूबियाँ हैं। एक की बात करने से नहीं चलेगा, चारों में बहुत खूबियाँ। और कारण ये है कि नॉर्थ पूरे इतने बड़े क्षेत्र का एकमात्र डांस फॉर्म है। तो वायलिन की जो बात उन्होंने बता ही दी आपको है। आपने जो बात की थी विधि जी ने, कनक रेवड़ी जी की जो आप बात कर रहे थे, वो वर्कशॉप मैंने भारतपुर में अटेंड किया था।
क्योंकि हमको दूसरे डांस फॉर्म के हिसाब से हम क्या ले सकते हैं, क्या सीखना चाहिए, वो मैंने भारत भवन में अटेंड भी किया, आप लोग भी करिए, क्योंकि दूसरे डांस फॉर्म से भी हम कुछ सीख सकते हैं उनकी बारीकियों को, और हमको मन बड़ा रखना चाहिए। हम लोग साथ थे दोनों जी। 2007 की बात। और बहुत समय हम लोग साथ रहते भी हैं। रूपा सिंह जी कहाँ पर बैठे? हाँ, आपका पेपर बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। और इसमें मुझे लगता है सजेशन देना चाहेंगे कि एक तो हमको फिर से जो बैठक होती थी उसको शुरू करना चाहिए। ये बात ATH में पंडित दुर्गा लाल जी ने भारत भवन में कही थी। इस बात को हम लोगों को ही करना पड़ेगा यदि हमको अपनी कला की बारीकियों को बचाना है। व्यावसायिकता एक अलग क्षेत्र है, पर यदि हम ईश्वर को मनाने के लिए कर रहे हैं, या अपनी कला को बचाने के लिए कर रहे हैं, या गुरु की परंपरा को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये प्रयोग भी करने होंगे, और जहाँ हमको अर्थ को एक तरफ रखना होगा। इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगी, एक बात ये जोड़ना चाहूँगी कि लोग प्रयत्नशील हैं, कर रहे हैं। अदिति मंगल दास जी ने अभी बैठक शुरू की है यहाँ दिल्ली में, प्रेरणा श्री माली जी ने शुरू की है, मोहिनी मोंगे जी ने जबलपुर में शुरू की है। हर महीने में एक बार वो कथक के लिए विशेष रूप से कथक के बारे में बताएं। और बनारस में तो खैर प्रचलन ही है बैठकों का, और बहुत वहाँ पर भी बहुत आर्टिस्ट को, यंग आर्टिस्ट को भी, स्टैब्लिश आर्टिस्ट को भी, और एक्लेम्ड आर्टिस्ट को भी, सभी को बुलाया जाता है बराबर। तो इस तरह से कोशिश तो हो रही है, पर हाँ फिर भी और होनी चाहिए। थैंक यू दीदी। इसी में एक बात और कि एकल प्रदर्शन को भी हम बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा कायम रहे, उसकी बारीकियाँ और उसकी जो कलात्मकता है वो बचे रहे। एक थोड़ी सी कथक के ही आलोचनात्मक पक्ष को मैं रखना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसी प्रस्तुतियाँ दिखने में आती हैं, तब हमको ढूंढना होता है कि यह कथक हो रहा है क्या। इसको आप बुरा मत मानिएगा, नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने भोपाल में देखा है और इतना क्रिटिसाइज हुआ है। अभी किसी ने नाम भी लिया कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, पर मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि भोपाल में जितने सेमिनार अशोक वाजपेयी जी के समय हुए हैं, बहुत स्तर के हुए हैं, वो सारे मैंने अटेंड किए 79 के बाद से, और उसमें इतना बड़े बड़े कलाकारों को देखने सुनने का मौका मिला, और जिनका इतना बड़ा विशाल हृदय रहा है। तो क्या हम उस परंपरा को बचाना हमारा कर्तव्य है? इस बात को तो सोचें कि हम कथक ऐसा कर रहे हैं कि ना वहाँ कॉस्ट्यूम है, जबकि मैं बाकी डांस फॉर्म के बारे में कहना चाहूँगी, वो बहुत कीन है इस बारे में कि वो अपना कॉस्ट्यूम वैसा कि वैसा ही रखेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रयोग ना करिए, अगर उस अभिव्यक्ति जहाँ कर रहे हैं आप साहित्य की या उस रचना की डिमांड है, करिए, लेकिन परंपरा में रहकर करिए। तो कभी मैंने बहुत बार ऐसी प्रस्तुतियाँ देखी है जहाँ वहाँ कॉस्ट्यूम है, ना ज्वेलरी है, कथक नहीं है, म्यूजिक नहीं है, साहित्य नहीं है, और पूरा कार्ड में कथक है, और हो रहा है पूरा वेस्टर्न डांस, है ना। या हम केवल 500 चक्कर लगा के अगर हम 1-2 घंटा निकाल दें, तो ये क्या कथक है? इस पर विचार होने की जरूरत है। माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं विजय हूँ, अच्छाइयों की बुराई की विजय का नाम विजय है, और मुझे सच बोलने की आदत है, तो मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि ये अब मैं एक विषय और आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना 1910 से शुरू हुआ, रायगढ़ दरबार से। छत्तीसगढ़ में अभी है, पहले ये मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग था। रायगढ़ रियासत में एक राजा चक्रधर सिंह के जन्म दिवस पर एक आयोजन शुरू हुआ, उनके पिताजी ने शुरू किया, और उसका नाम था गणेश मेला। और उस मेले में सर ने बताया कल, अलग अलग लोग करवा, हमारे यहाँ जो अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, पंथी है, वहाँ की जो डांस फॉर्म्स है वो परफॉर्म होते थे। उसमें से राजा चक्रधर सिंह का विशाल हृदय देखिएगा, उसमें जो बिना पढ़े लिखे बालक
प्रदर्शन करने आते थे, 5 लोगों को उन्होंने चुना, है ना। और उसमें पंडित कार्तिक राम जी, पंडित कल्याण दास जी, पंडित फिरदू महाराज जी, पंडित बर्मन लाल जी और पंडित रामलाल जी। उनकी लोक नृत्य की जो प्रतिभा थी उसमें से उन चुना गया। राजा चक्रधर सिंह ने रायगढ़ दरबार में उनको रखा और 1910 से लेकर 1947 तक पूरे भारत में जितने भी घराने के जितने प्रमुख कलाकार थे उनको वहां आमंत्रित किया, जिसमें अच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, सुखदेव महाराज जी, नारायण प्रसाद जी, गंगानी जी, नारायण प्रसाद जी के साथ सुंदर प्रसाद जी, सुंदरलाल जी, ऐसे 12 गुरुओं से पंडित कार्तिक राम जी को शिक्षा दिलवाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1932 में इलाहाबाद में हमारे गुरुजी, जिनकी मैं शिष्या हूँ, कुंडाली शिष्या हूँ, उनको नृत्य सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। रियाज के बारे में कहना चाहूँगी कि जब गुरुजी सम्मान लेने जा रहे थे उस समय फर्स्ट क्लास ही होता था, तो फर्स्ट क्लास में साथ में महाराज जी थे, मतलब राजा चक्रधर सिंह थे, और राजा चक्रधर सिंह साहित्य के, पखावज के, तबले के, नृत्य के सभी विधाओं के जानकार थे। तो गुरुजी ने बताया कि ट्रेन चल रही है, उसमें भी समय पर उनका रियाज होता था। तो आप सोचिए कि क्या रियाज होता होगा। दूसरी बात, गुरुजी सारे मेडल लगा के दरबार में आते थे और सारे तिरकवा खां साहब से लेके जितने भी तबले वादक का नाम हम लोग बोलते हैं वहाँ उपस्थित रहते थे और अनाउंस होता था कि आप में से कौन इनके साथ संगत करने को तैयार है। तबला वादक बदलते जाते थे, गुरुजी हमारे, उनका नृत्य चलता रहता था। तो किस पराकाष्ठा पे वो रियाज होगा। रायगढ़ घराने में अति विलंबित से लेके अति द्रुत तक का समावेश है और उसमें 5 ग्रंथ लिखे गए। ग्रंथों के बारे में कहना चाहूंगी, नर्तन सर्वस्वम, ताल तोय निधि, राग रत्न मंजुषा, मूरज पर्ण पुष्पाकर। ये ग्रंथों में अलग अलग, आप, मैं चाहूंगी कि वहां जाएं और सब लोग देखें, क्योंकि ये ग्रंथ इतने बड़े बड़े, एक ग्रंथ अगर 32 किलो का है तो वहीं लाना तो मुश्किल है, आप ही को वहां जाके देखना होगा। और ये किताब मेरे पास है। इस किताब के बाद में रायगढ़ घराने पे कम से कम 7 या 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक पंडित कार्तिक राम जी ने स्वयं ने लिखी है और अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी से ये पब्लिश है। और मैं चाहूँगी कि इसका जो नया संस्करण आया है उसको ना देखें। इसी किताब की अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ओरिजिनल हो तो इसकी फोटोकॉपी आप करवा लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी त्रुटियाँ हैं। ये मेरे गुरुजी का कहना, रामलाल जी का। इसमें जो एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने राग जो ग्रंथों के नाम लिए, विशेषता यह है कि सारे विधाओं, सारे जयपुर, लखनऊ, बनारस, ये उद्देश्य था राजा चक्रधर सिंह का कि वहाँ जो जो विशेषताएं हैं उसको लेकर विशेष रूप से उन्होंने इसमें प्रकृति को प्रधानता दी है। और जो बंदिशें बनाई है, हर बंदिश का एक नाम है। हम बोल करते हैं बाकी घरानों में, लेकिन हमारे जो रायगढ़ घराने की बात है उसमें हर बंदिश का एक नाम है। और जो ग्रंथ लिखा है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो ग्रंथ में एक तरफ तो आपको पूरा लिपिबद्ध लिखा है, दूसरी तरफ उसकी पूरी पेंटिंग बनी हुई है और उस पेंटिंग में लिखा गया ऐसे करके, ऐसा ऐसा, उसको पढ़ना बहुत कठिन है। पर मेरी परीक्षा राजा चक्रधर सिंह के बेटे सुरेंद्र कुमार सिंह जी की है। ये ग्रंथ सामने रख दिया, मुझसे कहा, मैं छोटी थी बहुत, आज से 20 साल हो गए होंगे इसके पहले, तो उन्होंने रख दिया और मुझसे कहा कि इसमें पढ़ के बताओ। मेरे गुरुजी रामलाल जी साथ में थे और कार्तिक राम गुरुजी भी, दोनों बैठे हुए थे। अब मुश्किल ये थी कि ग्रंथ पहली बार सामने आया, पर ये ईश्वर की कृपा थी कि जो उन्होंने बंदिश खोली में मैं पढ़ पाई। और उसमें ऐसा रचना की गई है कि जो भाव कहाँ आना चाहिए, बंदिश को ऐसा लिखा गया है कि वो भाव
और वो शब्द वहाँ पर है और उसकी चित्रात्मकता है, चित्र पूरा वैसा है। तो इन बंदिशों में जो है चित्रात्मकता है, लहरात्मकता है, भावात्मकता है। और आप रायगढ़ की जो जितने भी 8-10 किताबें उसको बारीक से पढ़िए तो आपको लगेगा कि 19वीं शताब्दी का जो ये सेमिनार है इसमें बहुत काम हुआ है। कुछ शब्द मैं इसमें कहना चाहूँगी, जैसे मंदाक्रांता है, विश्ववंद है, गज मुक्ताहार है, दल बादल, गज विलास, सार्थक परण, शुभ्र भानु, अभिसारिका, उत्कंठिता। इस तरह से हर बंदिश का नाम है, रायगढ़ की हर बंदिश का नाम है। आप जो भी बंदिश हम प्रेजेंट करेंगे उसका एक नाम उन्होंने दिया, वो भाव के अनुरूप है। यजुर्वेदी है तो उसमें से केवल 2 बंदिशें अगर आप परमिशन दे तो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी ताकि आपको ये लगे कि ये बंदिशें क्या हैं और उसके पीछे क्या है। शिव तांडव आमद है, केवल एक आवर्तन का है लेकिन कितना कठिन है सीखना भी और करना भी। उसके ये पढ़ने के पहले एक बात और शेयर करना चाहूँगी। पंडित कार्तिक राम जी से मैंने 12 साल गुरु शिष्य परंपरा में सीखा और गुरु जी के सिखाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। मेरे पास कोई कॉपी नहीं है जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है। अगर गुरु जी ने हमारे हाथ में कॉपी और पेन देख लिया तो लगभग 1 महीने तो छुट्टी है, तब उनका मुंह बंद हो जाता था। और दूसरी चीज़, कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, मतलब जब सीखते समय की कि हमने ये रिकॉर्ड कर लिया बंदिश। तीसरी बात, जब गुरु जी पढ़न करते थे, हमको सिखाते थे तो धातीट धातीट धाधा तीट धातीट एक पढ़न बोली। दूसरी बार वो जब बोलेंगे तो वो दूसरी धातीट धातीट बोलेंगे और तीसरी बार बोलेंगे तो तीसरी। इस तरह वो 100 पढ़न बोल जाएंगे धातीट धातीट की। सीखना कितना कठिन था वो मैं खुद समझ सकती हूँ। तो और ऐसे गुरु कितने क्रिएटिव थे, कितना क्रिएटिविटी में रही होगी। सेम टाइम वो 100 परण बोलेंगे लेकिन धाती की 100 परण अलग होगी। ये मेरे गुरु की खूबी है। शिव तांडव में पढ़ रही हूँ। जिनके सारे टिगन थरे दिमे को कुजिना दिमेनग दिगतो दिगको तगदुम के धिलांग तग दिगन दिमेनग तग दिमेनग थरी ता थे तत्ता। इसमें पक्षियों की जो आवाज आती है उसका वर्णन किया गया है। और दूसरी तरफ एक अभिसारिका, झम झम पानी भरत थी, पनिहारिन झकझोर, घिरी सगन बरसा घटा, घग 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 घनघोर, घग 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 घनघोर, रव रवा, अति विद्युत चमचम, सोचत जिखोई, खोजत जिखोई, बूंदत दरसत, कानन निर्घसो, अंक ककरी, अनुराग गगदशम, चक्र प्रियरक, झट झट झरिरस, रस थी, गदिगंधा गदिगंधा मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, श्रुति जी को चरणों में वंदन करते हुए, आदरणीय तीरथ राम आचार्य जी, गुरु माँ को प्रणाम करते हुए, रवि जी को धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम करने के पहले रवि जी से विनती करूंगी कि कभी कथक पे भी बहुत अच्छा सेमिनार कराइए, है ना। आपके सारे सेशन मैंने पहले भी कहा कि म्यूजिक पर भी एक हाथ है, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप दोनों का एक समस्या रही है मेरे साथ। मैं तो सोच रहा था अधिक से अधिक पेपर आएंगे। सेमिनार कराना कोई वो बात नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो और काम होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो मैंने तो कई लोगों से संपर्क भी किया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप दोनों का, डॉक्टर विधि नागर जी का भी धन्यवाद। उन्होंने एक एक पेपर को बड़े अच्छे से उन्होंने बता दिया, उसका सारा एक तरह से आलोचनात्मक पक्ष प्रस्तुत किया। आपने भी, डॉक्टर विजय शर्मा जी ने भी उसका हर प्रकार का पक्ष बताया और इसका आलोचनात्मक पक्ष भी रखा और बताया कि किस प्रकार से आपने अपनी अभी जो बताया आपने बाकायदा उसका पढ़त करके, वो कितना सुंदर था, कितना लाजवाब था और प्रकृति से कैसे उसको
संबंधित करके बताया। ऐसे सोच, ऐसे चिंतन होनी चाहिए, आज के समय भी होनी चाहिए, जो शायद अभी इतनी क्रिएटिविटी नहीं है ऐसा लग रहा है। और जैसा कि उसने रूपा ने बताया था कि शायद स्पीड को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है, तो उसकी ओर भी अभी विलंबित की ओर भी जो उसके नुआंसेस हैं, उसका सौंदर्य पक्ष है, वो भी साथ आना चाहिए। और अभी हम मैडम श्रुति शिरोडकर जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कल बहुत एनेक्डोटल मटेरियल दिया, बहुत सारे एनेक्डोट सुनाए थे कल उन्होंने, और आपने भी बताया। अभी और एक बात, इनके कहने से मुझे बात याद आ गई है। प्लीज यहाँ आइए। मैं बच्चों के लिए कहना यहाँ चाहूँगी यहाँ आइए कि मैडम प्लीज यहाँ। ये रियाज की बात जो अभी चल रही थी कि पुराने लोगों ने रियाज कैसे किया है। 90 साल की उम्र में उस्ताद अल्लाह खान साहब के पास एक बार मेरे पिताजी हमेशा के जैसे शाम को सीखने के लिए चले गए और तानपुरा मिलाकर फिर पिताजी ने छेड़ना शुरू कर दिया। उस जमाने में किसी को पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि आज आप हमको क्या सिखाएंगे, या तो खान साहब आप हमको आज ये सिखाइए। तो तानपुरा छेड़ते रहे और रुके रहे कि खान साहब शुरू करेंगे। और थोड़ी देर के बाद देखा कि खान साहब फूट फूट कर रो रहे, और इतना रोए कि बच्चों जैसे सिसकियाँ लेकर रो रहे थे। पिताजी धीरे से उठे, अंधेरा हो गया था, अंदर से लालटेन नहीं लगी थी क्योंकि कई बार वहाँ बिजली नहीं होती थी। तो पिताजी ने जाके अंदर से लालटेन लाई, जलाया और शांत बैठ गए कि खान साहब शांत हो जाए। थोड़ी देर के बाद पिताजी ने पूछा कि खान साहब क्या मेरे से कुछ गलती हो गई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम नहीं बैठेंगे, नहीं सिखाना चाहते हैं, आप तो ठीक है। उनको लगा शायद उनको अपने मंझले बेटे मंजी खान साहब की याद आ गई होगी जो गुजर गए थे, और उस दुख में शायद वो रो गए होंगे। तो शांत होने के बाद खान साहब ने कहा कि वामंदरा ऐसी बात नहीं है, ये रोना तो इसलिए है कि आज 90 साल की उम्र में मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मेरी गायकी रागिनी जवान हो रही है। उन्होंने कहा लॉर्ड कर्जन के दरबार में हमारा गाना हुआ दिल्ली में, दैट वाज 1901, और ये वाकया था 1942 का, जब मेरे पिताजी उनके पास बैठे हुए थे सीखने के लिए। उस दरबार में गाना होने के बाद वामुद्रा हमारा ऐसा चक्कर चला, कहीं यहाँ वहाँ प्रोग्राम करते रहे, और प्रोग्राम्स करते चल रह गए, और रियाज जैसे पहले हुआ करता था वो छूट गया। आज जो रागिनी समझ में आ रही है, काश वो समय याद आती, वो समझ में आती तो दुनिया इधर की उधर कर देता। तो पिताजी ने उससे पूछा कि फिर आपका गला और ये आपने कैसे कंडीशन में रखा। वामदरा गले का कुछ नहीं है, दिमाग कंडीशन में रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब हम रेलवे से जाते थे यहाँ वहाँ, तब रेलवे की जो झक 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 चलती थी, उस पे हमारी तानों का रियाज होता था। और ये भी इसलिए कि खान साहब की जवानी में उनका गला बहुत तैयार था, कल तो अब मैंने बताया आपको, और बहुत तान के चक्कर लगाते थे। फिर उनके नाना जी ने उनको सुर की विद्या दी, और एक बुजुर्ग उनको ऐसे मिले कि उन्होंने कहा बेटे प्रोग्राम हो गया, बैठे थे, उनको बुलाया, बेटे इधर आओ। खान साहब गए उनके पास, बुजुर्ग थे, कहने लगे बेटा ये तो सब जवानी का चक्कर तुमने दिखा दिया, मगर बुढ़ापे का क्या? आज इतना तैयारी से गा रहे हो, बुढ़ापे के लिए कुछ बाकी बचा है? आज 16 गुण की तान कर रहे हो, 32 गुण की तान कर रहे हो, जब हमारी उम्र के हो जाओगे तब गा पाओगे क्या? गले को इस ऐसे लय का अंदाजा दे दो कि जो तुम आखिर तक गा सको। दूसरी बात ये है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल बहुत तैयारी का गाना तानिया बटोरता है, जो इतना तैयारी से गाता नहीं है उसको गाना नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। अगर उसमें राग का क्या हो जाता है वो कोई देखता नहीं है, वो सब ठीक है, आज का चलन है। ये 10 साल के बाद में पता चलेगा कि राग कहाँ गए और हम कहाँ हैं।
दूसरी बात ये है कि पिताजी ने आपने जैसे कहा कि हर वालों में जब पिताजी जब गाने के लिए जाते थे 1942, 40, 45, 48 की बात जब पिताजी बता रहे थे कि उस समय ऐसा होता था कि गाने वाला एक बैठ जाता था और सारे साथ में तबलियां बैठ जाते और पता नहीं कौन सी सम के बाद कौन शुरू हो जाएगा, कौन सी सम के बाद कौन शुरू हो जाएगा और वो अपने ढंग से चला जाता था। और ऐसे लोगों के साथ गवैयों को गाना पड़ता था। और दूसरी मेरी तालीम की बात एक मैं बताना जरूर चाहूंगी बच्चों को कि मेरे गुरुजी ने, उनके पास बहुत सारे तबला प्लेयर्स सुबह सुबह आ जाते थे जब हम लोग सीखने बैठते थे। उदाहरण के तौर पर नारायण राव इंदौरकर जी सुबह सुबह जल्दी आ जाते थे क्योंकि हमारे गुलू भाई जी जसदनवाला के बड़े भाई आइया भाई लड़ियाँ बहुत अच्छी बजाते थे और अच्छी तैयार करते थे, लड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से बांधते थे तबले में। वो लड़ियाँ लेने के लिए कई सारे तबला प्लेयर्स आते थे उनके पास। वैसे नारायण राव भी आते थे। नारायण राव दाहिने हाथ से बायां बजाते थे। हमारा उनके साथ एक दो चार आवर्तन होके थोड़ा सा रियाज चल रहा है, तब तक मोहम्मद अहमद खान साहब अपने घर से जो निकलते थे वो अपने धुनकी में जो कोई ताल अपने साथ लेके आते थे, बैठ जाते थे और नारायण राव के सामने से बायां लेकर अगली सम से शुरू हो जाते थे। अब हमारा चल रहा है झूमरा, मोहम्मद अहमद खान साहब आ गए, शुरू हो गए झपटा। एक बार जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं चुप बैठी, मैंने गुरुजी से